Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is chapter number 2, standard 12th science chemistry. Chapter name is solutions. अब इस चैप्टर जो सेकंड नंबर का चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का, सॉल्यूशन नाम है उसका। उसके पार्ट 5 पार्ट में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या मतलब होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उसके बारे में जानेंगे। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ solute particles but not on the nature of solute are called colligative property। ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ द solute particles पे डिपेंड है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ solute, वी कॉल इट colligative प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी पे कितने नंबर ऑफ solute particles से, इस पे से उसका ये होता है कि उसका नेचर क्या है solute पार्टिकल का, इसके ऊपर वो डिपेंड नहीं है। उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करनी है, एंड उसमें से 2 प्रॉपर्टी अब इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। कौन सी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में लोअरिंग। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मेटिक प्रेशर। पहली 2 प्रॉपर्टी अब मैं इस पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या है, देख लीजिए। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम मोलर मास जो है सोल्यूट का वो फाइंड आउट करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नाउ व्हेन अ नॉन होलाटाइल, देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जब एक नॉन होलाटाइल सोल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस। जब हम एक नॉन होलाटाइल सोल्यूट लेते हैं और उसको एक सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो उससे जो सॉल्यूशन बनेगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, नेचुरली सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर डिक्रीज होती है। एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारी प्रॉपर्टी का नाम ही है रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। अब ये नॉन होलाटाइल सोल्यूट हम जब सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी वेपर प्रेशर डिक्रीज होती है। तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे? तो बिल्कुल सिंपल है। मैं एक प्योर सॉल्वेंट ले रही हूँ, राइट? तो नेचुरली, और यहाँ पे उस प्योर सॉल्वेंट के अंदर बिल्कुल जितने भी हो गए वो पूरा लिक्विड है, तो नेचुरली सभी चीज़ें यहाँ पे उसका वेपर प्रेशर हाई होगा। लेकिन उसमें से जब मैं कोई सोल्यूट डालूंगी जो नॉन होलाटाइल है तो नेचुरली कुछ सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है, अब इसकी जगह पे कुछ सोल्यूट आ जाएगा, तो नेचुरली नंबर ऑफ द वेपर्स विच आर लिविंग एस्केपिंग फ्रॉम दैट सोल्यूशन आर लेस, कम हो गए, तो नेचुरली इसकी वेपर प्रेशर भी लोअर हो गई। चलो भाई, x मोल लेते, x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड x2 बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। P1 नॉट जो है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है और P जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। 4 चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है। x1 x2, x1 जो है मोल फ्रैक्शन फॉर द सॉल्वेंट एंड x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब इसमें से P1 जो है, P1 नॉट लिया है उन्होंने, इट इज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की P ली है जो किसके बराबर होगी? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि सोल्यूट नॉन होलाटाइल है, सो इट्स नो कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेपर प्रेशर फ्रॉम इट टू सॉल्यूशन। इसलिए सोल्यूट पार्टिकल नॉन होलाटाइल होने के कारण जब हम सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाएंगे तो भी सिर्फ वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का ही कंट्रीब्यूट करेगा टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, नॉट द सोल्यूट। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू P1, तो P के लिए लेते हैं P1, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट वन सॉल्वेंट, राइट? और वो भी होगा हमारा प्योर स्टेट में, राइट? तो हम इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे। तो रॉड्स लॉ के हिसाब से क्या होगा कि रॉड्स लॉ बताता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ दैट वन, दे हैव गिवन दैट वन। तो देख लीजिए सॉल्यूशन का उसके मोल फ्रैक्शंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट
राइट। तो रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा देख लीजिए। जैसे यहाँ पे उन्होंने वेपर प्रेशर के लिए दिखा है कि आपका दैट वन ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वन, ये रॉल्स लॉ के हिसाब से हुआ। दूसरा, वेपर प्रेशर जब उसी सॉल्वेंट में जब हम क्या डालते हैं, सोल्यूट डालते हैं, तो नेचुरली उस वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का होता है वो रिडक्शन हो जाता है, मीन्स कम हो जाता है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद। तो वो कितना होता है तो देख लीजिए, डेल्टा P1 दिस इज द रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर ऑफ दैट वन सॉल्वेंट इज इक्वल टू, ए प्योर सॉल्वेंट था और ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन का मतलब जो है उसका एक प्योर खुद सॉल्वेंट अकेला होगा तब, लेकिन वही सॉल्वेंट और सॉल्यूशन बनाएगा तब का। नेचुरली इन दोनों का जो डिफरेंस, प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा वेपर प्रेशर है, उसी सॉल्वेंट में जब हम सोल्यूट डाल देते तब उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा रिडक्शन इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अब यहाँ पे देखिए P1 नॉट है, P1 की वैल्यू लिख लेते हैं हम, क्या है ऊपर के रॉल्स लॉ के हिसाब से P1 के लिए लिखा है हमने x1 इंटू P1 नॉट। बस यहाँ से आपने P1 नॉट कॉमन निकाला तो 1 माइनस x1। अब 1 माइनस x1 जो है उसके लिए हमारे पास है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो होता है उसकी हमेशा सब 1 होती है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू ऑलवेज 1, दोनों की समेशन हमेशा 1 ही आती है। तो हम यहाँ पे 1 माइनस x1 के लिए ले लेंगे x2, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा P1 रिडक्शन इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू x2 P1 नॉट। मीन्स सॉल्यूशंस कंटेनिंग सेवरल सोल्यूट्स, सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे सोल्यूट आते हैं। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सोल्यूट। यहाँ पे आपके जो दिया है उन्होंने कि जो रिडक्शन हुआ वेपर प्रेशर आपका, अब उसी सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे सोल्यूट हो गए, तो नेचुरली जितने भी सोल्यूट हो गए उन सब के मोल फ्रैक्शन की सम, मतलब दैट उसके ऊपर ही आपका लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर डिपेंड होगा। अब यहाँ पे डेल्टा P1, यहाँ पे P1 नॉट नीचे लेके आते हैं, ए वाले को इधर लेके आते हैं, इज इक्वल टू x2। तो डेल्टा P1 ले लेते हैं अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2, मतलब क्या होगा देख लीजिए, ये डेल्टा P1 है दैट इज P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, राइट। तो यही x2 है, x2 के लिए लिखते हैं हमें पता है मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों चीज़ें हो गई। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गया भाई, कि जो वेपर प्रेशर का जो रिलेटिव लोअरिंग था वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वैल्यू डाल रहे हैं हम थोड़ी सी अमाउंट उस सॉल्वेंट में, लेकिन बहुत मतलब कम मात्रा में, तो नेचुरली वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के बिल्कुल माइनर हो गए, तो नंबर ऑफ मोल्स आर वेरी वेरी लार्जर, तो N2 इज लेस दैन वेरी वेरी लेस दैन N1, तो नेचुरली N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N1 ही आएगा, क्योंकि N2 इज वेरी निग्लिजिबल, राइट। N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपको बताइए, मास ऑफ कंपाउंडिंग गिवन इन ग्राम अपॉन मोलर मास, तो N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1, N2 इज इक्वल टू W2 बाय M2। बस ये वैल्यू इधर डाल देनी हमें, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन, यहाँ पे N1 ही आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी N1 प्लस N2 के लिए N1 ही लिया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर वेरी वेरी लेस। चलो इसके N2 की वैल्यू डाल दो, W2 बाई M2 अपॉन N1 की वैल्यू W1 बाई M1, उसको उल्टा करेंगे W2 M2 इंटू M1 बाय W1। और इसी हिसाब से हमें अगर मोलर मास निकालना है तो हमें सिर्फ क्या करना है, मोलर मास को निकालने के लिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं, वैल्यू डाल के आप मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हो सोल्यूट का, दैट इज M2 इज़ द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वी कैन फाइंड आउट। सिर्फ हमें यहाँ पे उसको लेके जाना है इधर और इस चीज़ को इधर लेके आना है, तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो एक हो गई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे कोलिगेटिव की, दैट इज द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज द सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू बी स्टडी जस्ट हियर। एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ होती है? हमने यहाँ पे अभी देखा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जब सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं और उससे जो सॉल्यूशन बनेगा, बिकॉज ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से उस पूरे सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर लो हो जाती है, राइट। अब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो देख लो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? कोई भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब उस लिक्विड की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर बराबर हो जाए। एक लिक्विड कब बॉइल करने लगेगा? जब आप उसको नीचे से हीट दे रहे हो, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब उस लिक्विड की जो वेपर प्रेशर से, क्योंकि हम उसको बॉईल कर रहे हैं तो नेचुरली जो वेपर क्रिएट्स हो रहे हैं उससे वेपर प्रेशर आएगा, तब उस लिक्विड की वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर इक्वल हो जाए तब वो लिक्विड बॉईल होना लगता है और उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसकी लेस दैन दैट ऑफ सॉल्वेंट, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। सो द सॉल्यूशन हैज़ टू बी हीटेड टू द ग्रेटर और हायर टेम्परेचर सो दैट इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हमने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया और उस सॉल्यूशन की अभी वेपर प्रेशर नेचुरली उस प्योर सॉल्वेंट से कम है, राइट। वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन कंटेन वाटर इज लेस दैन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन को अब हमारे क्या करना है? बॉयल अप करना है, उसको बॉयल करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको हीट करना पड़ेगा टू हायर टेम्परेचर। उसको अब नीचे से हीट करेंगे। क्यों हीट करेंगे? इसलिए कि उसकी वेपर प्रेशर बढ़ जाए और वो किसके बराबर आ जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। नेचुरली उसको हम एक्सटर्नल हीट दे रहे हैं तो वो नेचुरली हीट ज़्यादा देंगे तभी उसकी वेपर प्रेशर बढ़ेगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगी। इसीलिए यहाँ पे सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, हियर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। चलो तो यहाँ पे एक देख लेते कैसा है, उसका एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। जैसे वाटर होता है हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल अप होता है, जैसे 373.15 केल्विन पे, क्योंकि इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो वाटर की होती है वो 1.013 बार होती है, जबकि वेपर प्रेशर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज लेस दैन 1.013 बार एट दिस। देखो दो चीज़ें दी है, एक वाटर प्योर जो सॉल्वेंट है और सुक्रोज सॉल्यूशन एक्वस सुक्रोज सॉल्यूशन लिया है, मतलब सुक्रोज इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसको हमने वाटर के अंदर डाला जो सॉल्वेंट है उससे एक्वस सुक्रोज सॉल्यूशन बना। जो वाटर प्योर सॉल्वेंट and aqueous sucrose solution is a solution which sucrose non-volatile solute dissolve in water। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, राइट, क्योंकि इस टेम्परेचर पे 373.15 इस टेम्परेचर पे वाटर का जो है वेपर प्रेशर 1.13 बार होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, राइट। लेकिन इसी जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं सुक्रोज का, उसकी वेपर प्रेशर जो होती है वो लेस दैन 1.013 बार होती है एट 373.15 केल्विन मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो इस सॉल्यूशन को बॉईल करने के लिए हमें उसको वेपर प्रेशर बढ़ानी पड़ेगी, कब तक? उसकी वेपर प्रेशर 1.013 तक लानी पड़ेगी और उसके लिए उसको टेम्परेचर देंगे जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का अबो द बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से भी ज़्यादा फिर उसको टेम्परेचर देंगे हम, राइट। और इससे बॉइलिंग पॉइंट जो है सुक्रोज का वो ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दिया उन्होंने कि वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे मीन्स 373.15 केल्विन पे, लेकिन उसी वाटर के अंदर जब हम सुक्रोज डाल के उसका सोल्यूशन बनाते हैं एक्वस, अब ये सुक्रोज सोल्यूशन बॉयल नहीं होता एट 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन पे, राइट, क्योंकि उस समय पे उसकी वेपर प्रेशर कम है लेस दैन 1.013 बार।
अब उसकी वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब उसको टेम्परेचर देंगे मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से भी ज़्यादा चला जाएगा और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब उसका वेपर प्रेशर 1.13 बार हो जाता है, तब वो बॉयल होता है और हम बोलते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया। इसीलिए इस सुक्रोज सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अभी ग्रेटर है देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे elevation of boiling point also depends on the number of the solid molecules, not on the nature of it। भाई कितने सॉलिड पार्टिकल है उसके ऊपर वो डिपेंड होगा बॉइलिंग पॉइंट, राइट, कि उसके नेचर के ऊपर कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि भाई इस इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से मोलर मास सॉल्यूट का कैसे निकालेंगे। तो ले लेते हैं, चलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट लेते हैं TB0 और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं TB, राइट, दो चीज़ें हो गई। दस द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0। नेचुरली भाई यहाँ पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसमें कितना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, डेल्टा TB, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0, जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब आगे दिया है उन्होंने कि एक्सपेरिमेंट के लिए हमें पता है भाई कि elevation in boiling point is directly proportional to मोलल कॉन्सेंट्रेशन। एक्सपेरिमेंट से तो हमें इतना तो पता चल गया कि एलिवेशन अभी हमने देखा कि जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है यहाँ पे इट इज़ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो उसको मोलरली बोलेंगे हम, राइट, मोलल कॉन्सेंट्रेशन बराबर है मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन। चलो एलिवेशन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकाल देते हैं और KB लेते हैं। KB क्या है भाई, यहाँ पे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है जिसको यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है आपको कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, तो M के बराबर मोलल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू डेल्टा TB डिवाइडेड KB इधर आ जाएगा। चलो भाई, तो यूनिट KB का क्या है, KB का यूनिट है, देख लीजिए कि KB इज इक्वल टू आपको पता ही है, यहाँ पे KB इधर लेके आओ तो डेल्टा TB का आता है केल्विन और मोलल कॉन्सेंट्रेशन दिखो kg पर मोल दिया है उन्होंने, राइट। तो इस हिसाब से मतलब वो नीचे है इसलिए हिसाब से उन्होंने kg आपको उल्टा हो जाएगा, मतलब मोलल नीचे है तो मोल पर kg होता है तो ऊपर आने के बाद वो उल्टा हो जाएगा पर मोल kg। मोलालिटी मतलब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन दैट वन, यू कैन से दैट मास ऑफ द सॉल्वेंट जैसे दिया है kg में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वो ग्राम में देने के लिए मास ऑफ द सॉल्वेंट के बदले में हम लिखेंगे डिवाइडेड 1000 भी लेते हैं क्योंकि वो kg में था, राइट, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, तो ग्राम में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख लीजिए W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। तो अब M के लिए लिखते हैं हम डेल्टा TB बाय KB, ऊपर हमने देख लिया, चलो लिख लिया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है तो M2 इधर लेके जाएंगे और सभी 8 पूरी की पूरी टर्म इधर लेके आएंगे। तो देख लो एक KB इधर ले लिया, ठीक है, M2 इधर आ गया और ये डेल्टा TB नीचे चला गया। तो M2 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, देख लीजिए M2 इज इक्वल टू KB 1000 W2 अपॉन W1 इंटू डेल्टा TB, जो है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट M2 कर सकते फाइंड। तो यहाँ पे उन्होंने ग्राफ भी दिखाया आपको, देख लो यहाँ पे देखो सॉल्वेंट का इतना है, सॉल्यूशन का इतना है, क्या, वेपर प्रेशर, 8 TB नॉट है और 8 TB है, राइट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, राइट, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा तभी उसकी वेपर प्रेशर है वो अप टू 1.013 बार आएगी। So these are the two colligative property. With the help of this property we can find out molar mass of the solute. Please watch my video and subscribe my channel also. If any comments or any suggestions, please write down in comment box. Thank you.